किसी मुल्क में एक अमीर आदमी रहता था जिसके पास बेशुमार दौलत थी और बड़ी जागीर के साथ साथ पालतू जानवर भी बहुत थे। इस अमीर शख्स के 4 बेटे थे। उनसे वो बड़ी मोहब्बत करता था, मगर उसे ये भी बड़ी फिक्र रहती थी कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये ना हो कि मेरे मरने के बाद दौलत के बंटवारे में मेरे 4 बेटे एक दूसरे से नाराज ना हो जाएं। इत्तेफाक की बात है कि कुछ दिनों बाद वो अमीर आदमी ऐसा बीमार पड़ा कि जिंदा रहने की उम्मीद कम से कम होती चली गई। उसने अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया और खास मुलाजिम को हुक्म दिया कि 4 देगों का इंतजाम करे और बेटों को बताया कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो आपस में मिलजुल कर रहना, मेल मिलाप में बड़ी बरकत होती है। मैंने तुम 4 के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। मेरी मसहरी के 4 पायों के नीचे एक एक देग गड़ी हुई है जो तुम अपनी पसंद से ले लेना। और अपने 4 बेटों को रुखसत कर दिया और कुछ देर बाद जब देगे आ गईं तो मुलाजिम की मदद से उनमें जो कुछ भरना था वो भरा और 4 पायों के नीचे उन देगों को गाड़ दिया। जब अमीर आदमी को एहसास हो गया कि उसकी आखिरी सांसें हैं तो उसने अपने बेटों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, धन दौलत के लिए बड़ा खून खराबा होता है। मैंने अपनी पूरी मलकियत 4 हिस्सों में तकसीम कर दी है। तुम में से हर एक के हिस्से की देख तुम्हें मिल जाएगी। मेरे लिए तुम सब मेरी आंखों का तारा हो। मैं चाहता हूँ कि आखिरी सांस लेने से पहले हर एक को अपना हिस्सा मिल जाए। 4 बेटों ने गर्दनें झुका दी। बाप ने सबसे पहले छोटे बेटे को अपनी पसंद का पाया मुंतखब करने को कहा। फिर दूसरे तमाम बेटों ने भी ऐसा ही किया और सब मुतमईन होकर बूढ़े बाप के पलंग से ही लगकर बैठे रहे ताकि अपने बाप की प्यार भरी नजरों के सामने रहें। बाप के इंतकाल के बाद आखिर सब भाइयों ने एक दिन फैसला किया कि अपनी अपनी देगों को देखा जाए कि उनके मरहूम बाप ने किसको क्या दिया है। 4 ने अपने अपने हिस्से की देग को निकाला तो इंतहाई हैरत हुई कि एक देग में हीरे और जवाहिर थे, दूसरी सोने से भरी हुई थी, मगर तीसरी और चौथी में कुछ ना था सवाए इसके कि एक में मिट्टी भरी हुई थी और दूसरी में सिर्फ हड्डियां थीं। जिन बेटों को हीरे जवाहिर और सोने वाली देगे मिली थीं, वो तो बहुत खुश नजर आए, जबकि मिट्टी और हड्डियों से भरी वाली देगों वाले बड़े रंजीदा और नाराज दिखाई दिए। उन्होंने ऐसी देगे कबूल करने से इनकार कर दिया और पुरजोर अंदाज में शिकायत करने लगे कि मरहूम बाप का तो ये कहना था कि मलकियत में सबको सब कुछ बराबर मिलेगा। चूँकि 4 भाई अपने बाप को बहुत इंसाफ पसंद और नेक दिल ख्याल किया करते थे, इसलिए आपस में झगड़ने की बजाय ये मुनासिब समझा कि कोई ऐसा अक्लमंद शख्स तलाश किया जाए जो इन्हें बता सके कि मिट्टी वाली और हड्डियों वाली देग लेकर वो क्या पाएंगे। जब तलाश करने के बावजूद कोई ना मिला तो सबको ये ख्याल आया कि बादशाह सलामत के दरबार में उनके बाप की बड़ी इज्जत थी, इसलिए बेहतर होगा कि बादशाह के पास जाएं और देखें कि वो इसके बारे में क्या कहता है। जिनको बहुत माल मिला था उन्होंने भी यही सोचा कि बादशाह सलामत बड़े अक्लमंद हैं। वैसे भी ये कैसे हो सकता है कि हमारे 2 भाई मलकियत से महरूम रह जाएं? जरूर कोई ना कोई इस बात में हिकमत होगी कि 2 देगे मालो दौलत के बगैर हैं। वैसे तो अब्बा जान ने हम सबको अपनी अपनी पसंद का फैसला करने की इजाजत दी थी। अब ये हमारी किस्मत थी कि किसको क्या मिला। 4 भाई पूरी तैयारी करके बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में देखा कि एक चहीता शहजादा घोड़े पर सवार कहीं सैरो शिकार के लिए जा रहा था। 4 भाई तेजी से आगे बढ़े और बड़े भाई ने शहजादे से पूछा, मियाँ शहजादे, हमारे बादशाह सलामत कहाँ तशरीफ रखते हैं? शहजादा बड़ी बेरुखी से बोला, वो महल में मौजूद है, मगर कुछ दिमागी खलल है। शहजादा ये कहकर आगे बढ़ गया। 4 भाइयों को ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा मेहरबान, खुदा तर्ज और नेक दिल बादशाह भला पागल कैसे हो सकता है। खैर, आपस के मशवरे से ये तय किया कि महल तक जाना चाहिए। मुमकिन है कि शहजादा बाप से खफा हो और उसने हमें टालने के लिए ऐसा कह दिया हो। जब वो दरबार और मुहाफिजों से इजाजत लेकर महल के अंदर दाखिल हुए तो उनकी मुलाकात शहजादी से हुई, जो शाही बाग में अपनी खादमाओं के साथ मौजूद थी। दरियाफ्त करने पर शहजादी ने बताया कि बादशाह अपने दरबार में बैठा है, मगर अंधा है। ये बात सुनकर 4 भाइयों को बड़ा अफसोस हुआ
और ताज्जुब भी कि शहजादे ने तो बाप को पागल कहा और बेटी अंधा कह रही है, जरूर कुछ दाल में काला है। चारों भाई कई बरस पहले अपने अमीर बाप के साथ महल की एक आलीशान शाही तकरीब में शरीक हुए और बादशाह सलामत की मलका भी उन्हें जानती और पहचानती थी, इसलिए वो बेधड़क एक खादमा के साथ मलका से मिले, जिसने शहजादे और शहजादी की बात से अलग ही एक बात कही कि 12 महीने पहले बादशाह का इंतकाल हो चुका है। चारों भाई मायूस होकर वापस जाने लगे तो मलका ने उन्हें रोका और बोली कि बेशक तुम बादशाह के पास जाओ, वो अपने दरबार में है, लेकिन मेरे लिए तो वो साल भर पहले मर चुका है। ये सुनकर चारों भाइयों की जान में जान आई। मलका ने उन्हें खास खादमा के साथ बादशाह के पास भिजवाया। जब वो दरबार में पहुँचे तो दरबारियों का हजूम ना था। बादशाह अपने वजीर से कुछ मशवरा कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर इन चारों पर पड़ी तो वो पहचान गया कि मरहूम दरबारी अजीम के बेटे हैं, इसलिए बादशाह ने बड़ी शफकत बड़ी नजरों से उनका इस्तकबाल किया और हाथ से करीब आने का इशारा दिया। जब वो चारों बादशाह के सामने पहुँचे तो बादशाह ने वजीर को उनके वालिद के मुताल्लिक बताया और उनकी वालिद की वफात पर अफसोस का इजहार करने के बाद वजीर के पास वाली जगह पर उन्हें बैठने को कहा। तब बड़े भाई ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, हम एक खास मकसद से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बादशाह ने तमाम हाल अहवाल गौर से सुना, मगर अपने मुंह से कुछ ना कहा, बल्कि चंद लम्हों तक खामोशी से सोचता रहा कि आखिर ये माजरा क्या है। चारों भाई इस इंतजार में थे कि बादशाह सलामत क्या फरमाते हैं। उन्हें ये तो मालूम था कि बादशाह की अक्लमंदी सारे मुल्क में मशहूर है। अचानक बादशाह की जुबान से अल्फाज निकले, तुम्हारे वालिद ने बहुत अच्छा किया। ये सुनकर उन दो भाइयों के मुंह लटक गए, जिनकी देगों में मिट्टी और हड्डियों के सिवा कुछ ना था। अक्लमंद बादशाह को एहसास हो गया तो उसने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि जिसको हीरे जवाहर मिले हैं उसकी किस्मत, सोना पाने वाले की अपनी तकदीर, लेकिन मिट्टी और हड्डियों की देगे पाने वाले भी नुकसान में नहीं। मिट्टी का मतलब है कि तमाम जमीनों का मालिक ये बेटा होगा और हड्डियों वाली देग का मतलब ये है कि तमाम घोड़े, ऊंट और दूध देने वाले जानवरों का मालिक हड्डियों की देग वाला होगा। बादशाह ने जो कुछ कहा सब भाइयों ने इस पर खुशी का इजहार किया। बड़े अदब से शुक्रिया अदा करते हुए अर्ज की कि बादशाह सलामत, आपका साया हमारे सरों पर सलामत रहे। हम आपके खादिम हैं और इंशाअल्लाह ताला मिलजुल कर रहेंगे। रुखसत होते वक्त बड़े भाई को शहजादे, शहजादी और बादशाह की मलका का ख्याल आया और उसने बादशाह से कहा, अगर आप हमें इजाजत दें तो हम कुछ ऐसी बातें अपनी जुबान पर लाएं जिनका ताल्लुक आली जान से है। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ जरूर, जो कुछ कहना है कहो। बड़े भाई ने बताया कि जब हम हजूर की खिदमत में हाजिर होने को आ रहे थे तो शहजादे से मुलाकात हुई, जिसने आपके दिमाग में खलल की बात कही। फिर शहजादी साहिबा से मिले तो उन्होंने आपको नाबीना कहा और मलका आलिया ने तो आपको, हाँ वो समझती हैं कि मैं उनके लिए मर गया हूँ। अभी बात पूरी ही नहीं हुई थी कि बादशाह ने मुस्कुराते हुए बात का बाकी हिस्सा अपनी जुबान से पूरा कर दिया। मगर शहजादे, शहजादी और मलका ने जो कुछ कहा, मैं इन तमाम बातों का सबब तुम लोगों को बताऊं तो चारों भाइयों ने बड़ी आजिज़ी के साथ तईद करते हुए अपने सरों को झुका लिया। तो बादशाह ने बताना शुरू किया, शहजादा अब 18 वर्ष का होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तालीम तरबियत में जो कमी रह गई है वो पूरी हो जाए और उसकी शादी ब्याह के लिए जो कुछ मैं चाहता हूँ 2-3 वर्षों में इसका भी इंतजाम कर लूँ। तो ये तख्तो ताज इसको सौंप कर अपनी बाकी जिंदगी दरवेशी में गुजार दूं। मगर वो हथेली पर सरसों जमाना चाहता है, यानी जल्दी से इसकी शादी कर दी जाए और राजपाट भी इसके हवाले कर दिया जाए। मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए वो मुझे पागल समझता है। शहजादी का मामला भी मुझे फिक्रमंद लगता है। खैर से वो भी जवान है। मैं तलाश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा मुनासिब रिश्ता मिल जाए और इसकी निस्बत तय हो जाए। उसकी तालीम तरबियत भी मेरे ख्याल से अभी अधूरी है, मगर शायद शहजादी ये सोचती है कि जल्द अज जल्द उनकी शादी हो जाए, इसलिए वो मुझे नाबीना समझती है, इसलिए नाखुश रहती है। वो रोजाना नजर आती है मगर मुंह से कुछ नहीं कहती। ये मेरी किस्मत। और मलका ने जो कुछ कहा वो इसलिए कि साल भर पहले हम दोनों
सैरो तफरी के लिए भी जाया करते थे। अक्सर साथ में खाना भी खाते और मजे मजे की बातें भी करते। मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि हमारे मुल्क की खुशहाली और तरक्की के दुश्मनों ने ये बात पसंद ना की कि लोग बड़े जागीरदारों की गुलामी से आजाद हो जाएं। तुम्हें मालूम होगा मैंने बेजमीन काश्तकारों को जमीनें देकर ये हौसला दिया कि आज वो अपने खेतों और बागों के मालिक हैं, कितनी अच्छी फसलें उगा रहे हैं। जागीरदारों का गिरोह उन्हें तरह तरह से डरा और धमका रहा है। मैं रोजाना बेशुमार शिकायतें और फरियादें सुनता हूँ। मैं जब तक उन्हें जुल्मो सितम से आजाद न करा लूँ चैन से नहीं बैठूंगा। हर वक्त इसी जगह मौजूद रहता हूँ ताकि कोई फरियादी और बेसहारा मायूस ना जाए। बेशक मलिका को मेरी कमी महसूस होती होगी, मगर उसे ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे ये ताजो तख्त ऐश करने के लिए नहीं दिया है। जब तक सारे लोग सुखी ना हो जाएं, मेरा सुख किस काम का। बादशाह सलामत ये कहकर खामोश हो गए और चारों भाइयों को भी एहसास हो गया कि वाकई उनके मुल्क का बादशाह बड़ा नेक दिल और अक्लमंद है। सब ने अदब से रुखसत होने की इजाजत मांगी। बादशाह ने दुआएं देते हुए कहा कि तुम सब मेरी नसीहत याद रखना कि एक रहो नेक रहो। अल्लाह तुम्हें शादो आबाद रखे।